हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी दिल के रिश्ते। सुधा आदेश जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका हैं, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से पाठकों के दिल में विशेष स्थान बनाया। उनके लेखन में समाज की गहरी समझ, संवेदनशीलता और यथार्थ का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान बहुमूल्य है। आज की कहानी दिल के रिश्ते उनके नवीनतम कहानी संग्रह छूने दो आकाश से ली गई है। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। स्मिता मेल सर्च कर रही थी। उसने अपनी पुत्री विमी के विवाह के लिए बड़ी उम्मीद से विज्ञापन दिया था, पर मेल बॉक्स में वही कुछ पुराने मेलों के साथ कुछ अवांछित मेल आए देखकर वो निराश हो गई। वैसे भी पुरुष सत्तात्मक समाज में आज भी लड़के वालों का लड़की के लिए स्वयं को प्रपोज करना उनकी शान में धब्बा प्रतीत होता है। फिर उसकी विमी तो सोचकर स्मिता ने लंबी सांस ली। कुछ अवांछित मेल डिलीट करके वो लैपटॉप बंद करने ही जा रही थी कि इनबॉक्स में एक नया मेल फ्लैश हुआ। उसने सोचा चलो इसे भी देख लें। मेल खोला तो छोटे से बायोडाटा के साथ एक पत्रनुमा फॉर्मेट पाकर आश्चर्यचकित रह गई। लड़के का नाम अभिज्ञान, उम्र 28 वर्ष, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में 40 लाख का पैकेज। ना माता पिता का नाम और ना ही किसी रिश्तेदार का। पत्र में लिखा था, मैंने आपका विज्ञापन पढ़ा। मैं स्वयं को आपकी पुत्री के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि ये कैसा बायोडाटा है जिसमें फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। दरअसल सारा भारत ही मेरा परिवार है। मेरी कोई जाति नहीं है, मैं सिर्फ भारतीय हूँ। इसीलिए मैं अभिज्ञान भारतीय लिखता हूँ। इसके बावजूद मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मेरा अपना भी एक छोटा सा परिवार है, जिसका मेरी ज़िंदगी में अहम स्थान है। मैं अपने परिवार के बेहद करीब हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने परिवार के प्रयासों के कारण ही हूँ। आज मैं सफलता के जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, मैं स्वयं में न केवल आत्मविश्वास पाता हूँ, वरन अपने परिवार को पालने की भी हर संभव योग्यता रखता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे मेरी योग्यता के कारण स्वीकार करे, ना कि मेरे परिवार की हैसियत के कारण। मैं ये भी वायदा करता हूँ कि अगर आप मुझे अपनी पुत्री के योग्य समझेंगे, तब उचित अवसर देखकर एक दिन मैं अपने परिवार से आपको मिलवा दूँगा। अगर आपको मेरा प्रस्ताव पसंद है तो जब आप कहें आपसे मिलने आ जाऊं। मैं आपके शहर में ही कार्यरत हूं। प्रपोजल बड़ा ही अजीब था। आखिर वो अपनी पुत्री को ऐसे ही किसी को कैसे सौंप सकती है? अभिज्ञान माता पिता के बेहद करीब होने का दावा तो कर रहा है, पर अपने इस फैसले में वो अपने माता पिता को क्यों सम्मिलित नहीं करना चाहता? क्या वे गरीब और अशक्त हैं? विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, वरन दो परिवारों का भी मिलन होता है। मन में अनेक प्रश्न थे, किंतु फिर भी वो उस अजनबी अनोखी मानसिकता वाले युवक से ये सोचकर मिलने के लिए उत्सुक हो उठी कि आखिर मिलने में हर्ज ही क्या है। अगर वो उसके मापदंडों पर खरा उतरा तो ठीक है, वरना रिश्ते के लिए मना कर देगी। वैसे भी बार बार नकारे जाने का दंश इंसान को हर समझौता करने को विवश कर ही देता है। कल उसे अस्पताल में ज़्यादा काम नहीं था, अतः उसने उसे दूसरे दिन 4 बजे मिलने का समय देते हुए मेल कर दिया। उसका उत्तर भी तुरंत आ गया, मानो वो उसके उत्तर का इंतज़ार ही कर रहा था। वो इस अजीब प्रपोजल के बारे में दिनेश और विमी को नहीं बताना चाहती थी, वरना वे लोग उसके और अभिज्ञान के बारे में पता नहीं क्या सोचते। दूसरे दिन घड़ी की सुई के 4 पर पहुँचते ही घंटी बज उठी। उसने उत्सुकता से दरवाज़ा खोला। मैम, मैं अभिज्ञान, कहते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। आशा के विपरीत अपने सामने एक लंबे, पतले एवं आकर्षक नवयुवक को देखकर स्मिता मन ही मन विमी को उसके बगल में खड़ा कर जोड़ी को परखने लगी। मैम, अंदर आने के लिए नहीं कहिएगा? उसे एकटक अपनी ओर निहारते देखकर उसने कहा। हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, किनारे हटते हुए उसने कहा। क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं मैम, उसने दीवार पर लगी फ़ोटो की ओर निहारते हुए कहा। ये मेरी बेटी विमी का फ़ोटो है, स्मिता ने उसे फ़ोटो की ओर देखते हुए कहा। विमी यानी विनीता, उसने कहा। हाँ बेटा, हम विनीता को ही घर में प्यार से विमी बुलाते हैं। ओह, उसने कहा। तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? स्मिता ने मुद्दे पर आते हुए कहा। मैम,
मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है तथा आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया है और अब यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आजकल के बच्चों को विदेश जाने का बड़ा क्रेज़ है, क्या तुम भी विदेश जाना चाहोगे? मैम, मुझे भी एक कंपनी द्वारा विदेश में काम करने का ऑफ़र मिल रहा था, किंतु मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा मानना है कि हमें अपने देश में रहकर अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे, काश ऐसा ही सब सोचने लगें, किंतु लोग तो पैसों के पीछे भागते हैं। मैम, कार्य की हर जगह पूछ है, चाहे भारत हो या विदेश। आज यहाँ भी लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है। तुम सच कह रहे हो, क्या तुम विमी के बारे में कुछ पूछना चाहोगे? उसने उसके उत्तर से संतुष्ट होते हुए पूछा। आपके द्वारा दिया विज्ञापन आईने की तरह साफ है, फिर भला पूछने या सोचने की आवश्यकता ही क्या है। मैं साफ़गोई पसंद आदमी हूँ। आपकी यही साफ़गोई मुझे आपकी ओर खींच लाई है। मुझे पूरा विश्वास है जो स्वयं इतना पाक साफ है उसकी संतान भी संस्कार युक्त होगी। अब ये आप पर निर्भर है कि आप मेरा प्रपोज़ल स्वीकार करें या ना करें। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि विमी के माता पिता कौन थे, हमें किन हालात में उसे गोद लेना पड़ा? नहीं मैम, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि उसकी परवरिश आपने की है, उसने सधे स्वर में उत्तर दिया। सेल्समैन की तरह स्वयं को प्रस्तुत करते उस युवक की पता नहीं कौन सी अदा स्मिता को भा गई कि उसने मन ही मन उसे विमी के लिए पसंद कर लिया। वो उसकी पसंद नापसंद, कैरियर संबंधी जानकारी लेने लगी। सब कुछ ठीक होने पर भी उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण वो संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। आखिर मन का संशय जुबां पर आ ही गया। बेटा, विवाह दो व्यक्तियों का ही नहीं, दो परिवारों का भी मिलन होता है। आखिर तुम अपने परिवार वालों से हमें क्यों नहीं मिलवाना चाह रहे हो? आंटी, कारण मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। अच्छा, ये तो बता दो तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? प्लीज़ आंटी। ओके, तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, किंतु इतना तो बता सकते हो कि तुम एक ऐसी लड़की से क्यों विवाह करना चाहते हो जो हमारी अपनी बेटी नहीं है। यहाँ तक कि उसकी जाति के बारे में भी हमें पता नहीं है। क्या ये बात तुम्हारे माता पिता स्वीकार कर पाएंगे? उसे अपनी बात पर अडिग देखकर उसने अपनी बात पुनः दोहराई। आंटी, मेरे परिवार को मेरे निर्णय पर पूरा भरोसा है। वे प्रारंभ से ही मुझे स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरे इस निर्णय को भी तहे दिल से स्वीकार करेंगे, उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। बेटा, जीवन के अन्य निर्णयों और जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय में बहुत अंतर है। जीवन के अन्य निर्णय हमारे अपने होते हैं, उनका प्रभाव भी स्वयं पर पड़ता है, किंतु विवाह व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक भी है। विवाह में दो व्यक्ति, दो परिवार ही नहीं मिलते, वरन समाज भी प्रभावित होता है। स्मिता ने अभिज्ञान को जीवन की ऊंच नीच समझाने का प्रयास करते हुए कहा। मैं जानता हूँ आंटी, मेरा परिवार बहुत ही खुले विचारों का है। मेरे परिवार ने आज तक मेरे किसी निर्णय का विरोध नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। अपने इसी विश्वास के कारण मैं आज आपके पास आ पाया हूँ, सहज स्वर में अभिज्ञान ने कहा। अजीब मानसिकता वाले उस युवक की बातें स्मिता के मन में अनेक संशय पैदा कर रही थीं, किंतु उसका स्वयं पर अदम्य विश्वास उसे उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। उसके विचारों में कहीं कोई लाग लपेट नहीं थी, कोई द्वंद्व नहीं था। सब कुछ शीशे की तरह स्पष्ट लग रहा था। उससे कुछ पूछने ही जा रही थी कि विमी आ गई। उसे समय से पहले आया देखकर वो चौंकी, पर फिर स्वयं को संभाल कर नवागंतुक का परिचय देते हुए उसने कहा, विमी, इनसे मिलो, ये अभिज्ञान है, मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अभिज्ञान, ये मेरी पुत्री विमी है, मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर मैनेजर। अच्छा, अब तुम दोनों बात करो, तब तक मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, कहकर वो उठ गई। दरअसल वो उन्हें अकेले में बात करने का अवसर देना चाहती थी, जिससे वे एक दूसरे को समझ सकें। जीवन तो उन दोनों को ही व्यतीत करना है, निर्णय भी उन्हें ही लेना होगा। माता पिता तो उन्हें मिलाने का सिर्फ माध्यम होते हैं। कॉफ़ी के लिए दूध गैस पर चढ़ाते हुए स्मिता सोच रही थी कि लड़का तो अच्छा और स्मार्ट है। अगर वो विमी की उम्मीदों पर खरा उतरे, विमी पसंद कर ले तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। पर परिवार, मन का संशय पुनः आकार लेने लगा।
मन के संशय को उसने ये सोचकर परे ढकेलने की कोशिश की कि जब वो उनकी दत्तक पुत्री को बिना कोई प्रश्न उत्तर किए वो जैसी है वैसी ही अपनाने को तैयार है, तो फिर तुम्हें इतना संशय क्यों? लड़का सुंदर है, आकर्षक है, IITN है, अच्छा कमा रहा है, तो फिर उसके परिवार को लेकर इतनी चिंता क्यों? वैसे भी वो कह तो रहा है कि अगर वो उसे पसंद कर लेते हैं, अपनी बेटी का हाथ उसे देने को तैयार हो जाते हैं, तो वो उन्हें अपने माता पिता से मिलवा देगा। फिर इतना सोच विचार क्यों? परिवार चाहे जैसा भी हो, लड़का अच्छा लग रहा है। मन में एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। बहुत दिनों से वो और दीपेश विमी के विवाह की वजह से परेशान थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही थी। उसने विमी से कुछ नहीं छिपाया था। अपना अतीत जानकर विमी तो धीरे धीरे सहज हो गई थी, किंतु उसका वही अतीत उसके विवाह की राह में रोड़े अटका रहा था। विमी सबको पसंद आ जाती, पर उसका अतीत जानकर हमारे प्रबुद्ध समाज के लोग अपने बड़े हाथ खींच लेते थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आधुनिकता का दम भरने वाले तथाकथित पढ़े लिखे लोगों की ये कैसी मानसिकता है। उन्हें लड़की, उसके गुण, उसकी योग्यता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपनी जाति की लड़की चाहिए, उस पर भी पूरे 36 गुण मिलने चाहिए। शायद वे ये नहीं समझते कि विवाह की सफलता गुणों पर नहीं, वरन आपसी प्रेम, विश्वास एवं सामंजस्य पर निर्भर करती है। विमी को नकारे जाने का दंश उसे इतना चुभता कि उस समय उसे लगता था कि विमी, जो लगभग 4 वर्षों से नौकरी कर रही थी, ही किसी को पसंद कर लेती तो उन्हें व्यर्थ के तनाव से मुक्ति मिल जाती। अपनी मनःस्थिति के कारण उसने विमी से इस संदर्भ में पूछा भी, पर उसने मना कर दिया। मन का तनाव इतना बढ़ गया था कि एक दिन मन की बात दीपेश से कही तो उन्होंने कहा, तुम भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। शायद उसे अभी तक कोई लड़का पसंद ही ना आया हो, या वो स्वयं अपने कदम आगे न बढ़ाना चाहती हो। अंततः उसने सारी सच्चाई बयां करते हुए एक विज्ञापन का फॉर्मेट बनाकर दीपेश को दिखाया। उसे पढ़कर उन्होंने कहा, जब सच्चाई जानकर लोगों के बड़े कदम पीछे हट जाते हैं, तब पहले से ही सच्चाई जानकर भला कोई इस रिश्ते को क्यों स्वीकार करेगा? इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो होगा जो हमारी विमी के लिए बना होगा। दिल की बात जुबान पर लाते हुए उसने कहा, अगर हम विमी का अतीत छिपाकर विवाह करने की सोचें, तब शायद अच्छा घर परिवार मिल जाए। उसकी बात को अनसुना कर विवश स्वर में दीपेश ने कहा था, ये आप कह रहे हैं? आपके कारण ही विमी को हमें सब कुछ बताना पड़ा था, क्योंकि आप ही जीवन में पारदर्शिता चाहते थे। आपको लगता था कि विमी को उसके जीवन की सच्चाई कभी किसी अन्य से पता चले, उससे अच्छा है कि हम स्वयं ही उसे बता दें, वरना हो सकता है कि वो हमें उसके जीवन की सच्चाई छिपाने, उसे अंधेरे में रखने का अपराधी मान बैठे। अगर हम उसे उसके जीवन की सच्चाई न बताते, तब शायद ये समस्या ही नहीं आती। माना आज विमी का अतीत छिपाकर हम उसका विवाह कर भी दें, पर अगर बाद में सच्चाई सामने आ गई तो क्या उसका पूरा भविष्य ही अंधकारमय नहीं हो जाएगा? आज जब विमी के सामने आईने की तरह सब कुछ साफ है, तब लड़के वालों से सच्चाई छिपाकर उसका जीवन के नए सफ़र में प्रवेश करना उसके लिए कठिनाइयों से भरा ही नहीं, घातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरी नज़र में अब ऐसा करना उचित नहीं होगा। हमारे इस विज्ञापन को देखकर शायद हमें कोई ऐसा परिवार या लड़का मिल जाए जो सब कुछ जानते हुए उसका हाथ थामने को तैयार हो जाए। आखिर क्या कमी है हमारी विमी में? वो सुंदर है, होशियार है, समर्थ है, एक MNC में HR मैनेजर के रूप में काम कर रही है। क्या विमी को ये विज्ञापन देखकर बुरा नहीं लगेगा? जिसे हमने सदा बेटी की तरह समझा, चाहा, उसी की ज़िंदगी को बेपर्दा कर कहीं हम उसे दुख तो नहीं पहुंचाएंगे? दीपेश ने असहाय स्वर में कहा था। जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए वाले आपके सिद्धांत को अपनाकर उसे एक बार दुख तो पहुंचा ही चुके हैं, एक बार और सही। वैसे भी मुझे इसके अलावा और कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है। इस बार विवशता उसके स्वर के साथ उसकी निगाहों में भी झलक आई थी। दीपेश की झिझक के बावजूद स्मिता ने हार नहीं मानी। विमी को विश्वास में लेकर उसने अखबार में विज्ञापन निकलवा ही दिया। उसी विज्ञापन को पढ़कर ही वो युवक आया है। अनायास ही 25 वर्ष पूर्व की वो घटना उसके मानस पटल पर उभरने लगी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई थी। उसकी जैतपुर के सरकारी अस्पताल में पहली पोस्टिंग थी। अस्पताल ज्वाइन करते ही
वो अस्पताल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए राउंड पर निकली। 5 बेड के एक छोटे से वार्ड में एक बेड पर एक स्त्री और नन्ही बच्ची को देखकर उसने अपने साथ आई नर्स नेहा से पूछा, क्या हुआ है इन्हें? जी डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल या सिजेरियन? जी नॉर्मल। कितने दिन पहले? जी 10 दिन पहले। 10 दिन पहले? जच्चा बच्चा ठीक है, फिर इन्हें अभी तक डिस्चार्ज क्यों नहीं किया गया? इनके डिस्चार्ज पेपर तैयार करो तथा इसके घर वालों को भी सूचित कर दो। स्मिता ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए सिस्टर से उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार करने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, जब से इसने इस बच्ची को जन्म दिया है तब से इससे मिलने इसके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया है। ये जाएगी तो जाएगी कहाँ? सिस्टर ने उसकी ओर देखते हुए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसने बेटी को जन्म दिया है, नेहा ने कहा। बेटी को जन्म देना कोई गुनाह है क्या? उसने कहा। मैम, गुनाह तो नहीं, किंतु इसके परिवार वालों का क्या करें? वे इस बच्ची के साथ इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं तथा ये अपनी मासूम बच्ची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, नेहा ने कहा। उन दोनों की बातचीत के मध्य दीपा का सिसकना शुरू हो गया। सच, माँ रूपी स्त्री का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि लड़की जनने के कारण उसे उसके परिवार वाले ही त्याग दें। उसे अखबार में पढ़ी घटनाएं याद आईं। जब नवजात किसी कचरे की टोकरी में पड़ा मिला या नदी में तैरती उसकी लाश मिली। कभी सड़क पर पड़े नवजात को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला तो कभी किसी भले आदमी ने लावारिस पड़े बच्चे को अनाथालय पहुंचा दिया। एक स्त्री तो अपनी बच्ची को अस्पताल में ही छोड़कर चली गई थी। शायद ऐसा करते वक्त उनकी भी यही मनःस्थिति रही हो। यह तो इस अस्पताल के स्टाफ की सदाशयता है जो इन्होंने इसे इतने दिन अस्पताल में रहने दिया, लेकिन वो सदा तो यहाँ नहीं रह सकती। कहीं ये भी तो नन्ही बच्ची के साथ मजबूरी में यही न कर बैठे। इस घटना ने उसके दिल को दहला दिया था। एक अजीब सी दहशत छा गई थी मन मस्तिष्क में। वो समझ नहीं पा रही थी समाज की इस मानसिकता को। स्त्री तो जननी है, उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों? सिस्टर नेहा से ही पता चला कि दीपा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है। उसके पति एक सरकारी संस्थान में क्लर्क हैं। उसकी 3 बेटियां पहले से ही हैं। बेटे के लालच में उसने चौथा चांस लिया, पर इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। जब उसने सुना कि दीपा ने एक बार फिर लड़की को जन्म दिया है तो ना तो वो स्वयं और ना ही उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य इसकी खोज खबर लेने आया है। वो और इसके घर वाले दीपा को इस बच्ची के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तथा दीपा इस बच्ची को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि इस दुधमुही बच्ची को किसके पास छोड़े? आखिर है तो मेरी कोखजाई ही। किंतु उसके परिवार के सदस्य इसकी मनोव्यथा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। दीपा जब तब अपनी अन्य बेटियों को याद करके रोती रहती है। अपने परिवार वालों का रुख देखकर वो समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। उसने सुना था गांव कस्बे के लोग बहुत ही सहृदय और दिल के सच्चे होते हैं, इसलिए जब शहर से दूर इस कस्बे में उसकी नियुक्ति की सूचना मिली तो वो बेहद खुश हुई थी। वैसे भी वो उस दुनिया से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी जो चेहरे पर शराफत का नकाब पहने बहुत कुछ ऐसा करती आई है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। किंतु यहाँ भी वही घिनौनी मानसिकता देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई थी। आखिर इस मासूम का क्या दोष जो उसके परिवार वाले इसे अपनाना नहीं चाहते? आखिर लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं? और फिर वो स्वयं इस दुनिया में नहीं आई, उसे लाया गया है, फिर उसकी सज़ा उस मासूम को क्यों? स्मिता ने सोचा कि वो उस दीपा के पति और परिवार वालों से बातें करके देखे, शायद वे उसकी बात समझकर दीपा के प्रति न्याय कर सकें। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई स्त्री, एक माँ, लड़की जनने के कारण अपनी बच्ची को लावारिस की तरह छोड़ने या परित्यक्ता की ज़िंदगी जीने को विवश हो जाए? स्मिता के कहने पर उसके पति को बुलाया गया। उसका पति आया। उसके सामने स्मिता ने अपनी बात रखी तो उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, आपकी बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं पर सच्चाई से कोसों दूर हैं। आखिर वंश की बेल लड़कों से बढ़ती है, ना कि लड़कियों से। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, बोझ होती हैं परिवार पर। कैसे कुत्सित विचार हैं आपके। इस नारी जो इस जग की निर्मात्री है उसकी इतनी अवमानना। सच तो ये है कि आज लड़की लड़कों से किसी मायने में कम नहीं है। शायद आपका कहना सही है डॉक्टर साहिबा, पर आज भी लड़कियों को पालना आसान नहीं है। ज़रा
उस बाप के दिल में झांक कर देखिए जो अपनी बच्चियों का पालन पोषण करने में सक्षम है, उसे पढ़ाता लिखाता भी है, विवाह के समय योग्य वर प्राप्त करने की चाह में वो नाक रगड़ने से भी नहीं हिचकिचाता, पर फिर भी दहेज की मार के आगे विवश होकर रह जाता है। हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बस उसे थोड़ी सुविधाएं दो तो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर लेगा। ये बात सिर्फ आप जैसी स्त्रियां ही कह सकती हैं, पर हमारे समाज में लड़कियों से नौकरी करवाना आज भी अच्छा नहीं माना जाता, उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया। पर समाज में कोई तो परिवर्तन लाएगा, इसके सूत्रधार आप भी बन सकते हैं। स्मिता ने आशा भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। क्षमा करिएगा डॉक्टर साहिबा, मुझ में समाज से लड़ने की इतनी हिम्मत नहीं है, उसने विरक्त स्वर में कहा। पर इसमें आपकी पत्नी या इस बच्ची का क्या दोष? अभी तो ये अस्पताल में है, इसे हम कब तक रख पाएंगे? एक ना एक दिन तो इसे अस्पताल से डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगी? ये आपकी अर्धांगिनी है, क्या आप इसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देंगे? दीपा उसकी बात सुनकर रोने लगी थी, किंतु उसने दीपा के रोने पर ध्यान नहीं दिया तथा सारा दोष उस पर डालते हुए कहा, दोष तो है ही इसका, जो उसने बेटा नहीं बेटी को जना है, और वो भी एक नहीं 4-4 बार। 3 का बोझ तो मैं उठा ही रहा हूँ, पर अब इस चौथी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। डॉक्टर साहिबा जमाने की कट सच्चाइयों से टकराकर आदर्श धरे के धरे रह जाते हैं। ये मेरे जैसा भुक्तभोगी ही जान सकता है जिसने 3-3 बहनों का विवाह किया है। 3 पहले से ही हैं, अब ये चौथी। इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अगर ये इस लड़की को त्यागने को तैयार हो जाए तो मैं इसे लेकर घर जा सकता हूँ, पर यह इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। शायद आप ये नहीं जानते कि लड़की होना स्त्री पर नहीं वरन पुरुष क्रोमोजोम पर निर्भर है। डॉक्टर साहिबा, आप हमें विज्ञान मत सिखाइए, बस हम इतना जानते हैं कि इसे हम अपना नहीं सकते। डॉक्टर स्मिता की बात काटते हुए उसने विरक्ति भरे स्वर में कहा था। अजीब आदमी है आप, जो इस नवजात की इतनी अवहेलना कर रहे हैं। आखिर क्या दोष है इस मासूम का? सिर्फ इतना ही ना कि ये लड़की है। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये तो है आपका ही अंश? फिर इतनी विरक्ति क्यों? आपकी पत्नी से छोड़े भी तो कहाँ छोड़े? कहीं भी छोड़े, इससे मुझे क्या। जहाँ तक दोष की बात है तो इसका दोष इतना है कि ये अनचाहे ही इस दुनिया में आ गई है। वैसे भी डॉक्टर साहिबा, अगर आपको इसकी इतनी ही फिक्र है तो आप इस लड़की को स्वयं ही रख लीजिए, जिससे हमें इससे मुक्ति मिल जाए और हम अपना जीवन जी सकें। उसका 2 टूक निर्णय सुनकर अवाक रह गई थी स्मिता। आखिर ये कैसा मजाक है? आखिर एक पिता अपने दुधमुहे बच्चे के लिए ऐसा कैसे कह सकता है? एक माँ को अपने ही बच्चे से जुदा करने का फैसला कैसे सुना सकता है? बस चुप रह गई ना आप? उपदेश देना बहुत आसान है, पर अमल करना बहुत कठिन, उसने चैलेंज देते हुए कहा। फिर उसने दीपा की ओर देखकर कठोर मुद्रा में कहा, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। और हाँ, तुम सोच लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इस बच्ची के साथ? उसे दंदनाते हुए जाते देखकर स्मिता अवाक रह गई। आखिर ये कैसी सोच है जो अपनी संतान को अपनाने से इनकार कर रही है? हमारा देश जहाँ मातृ शक्ति को पूजा जाता है, वहाँ उसके प्रति इतने निकृष्ट विचार। लेकिन इसमें दोष सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, हमारे समाज का है, जो लड़कियों को बोझ समझता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आंखों के सामने कभी दीपा का बेबस चेहरा घूमता तो कभी उस 10 दिन की मासूम का। उस दिन अस्पताल में भी उसका मन नहीं लगा। घर आई तब भी उसकी वही मानसिक स्थिति थी। सोने की कोशिश की, किंतु उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे सोने नहीं दे रही थीं। बार बार उससे प्रश्न पूछती, आखिर मेरा क्या दोष है? क्यों मेरे पिता मुझे अपनाना नहीं चाहते? मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? अचानक उसे लगा कि दीपा उसे अकेले अस्पताल में छोड़कर जा रही है। वो घबरा गई। उसने तुरंत अस्पताल में फ़ोन किया। रात्रि की ड्यूटी पर लगी नर्स से दीपा और बच्ची के बारे में पूछा। उन्हें ठीक जानकर उसने चैन की सांस ली। ज्वाइन करने से पहले उसने इस अस्पताल की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। उससे कहा गया था कि प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में इस अस्पताल में साधन तो बहुत नहीं हैं, पर कुशल डॉक्टरों तथा स्टाफ की समर्पित टीम समाज के सभी वर्गों की सेवा में सदा तत्पर रहती है। यही कारण था कि गरीब लोगों के अतिरिक्त ऐसे सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी भी इस अस्पताल की सेवाएं लेने में नहीं हिचकते हैं, जो बाहर प्राइवेट नर्सिंग होम का खर्चा उठा सकने में असमर्थ हैं। इस अस्पताल में 2 डॉक्टर,
10 नर्सें अपनी सेवाएं दे रही थीं। आज उसका इस अस्पताल में पहला दिन था। समाज के कटु सत्य ने जहां उसे झकझोरा था, वहीं इस अस्पताल की अपनी सेवाएं देते डॉक्टर और नर्स का मानवीय रूप उसे लुभा गया था। सिस्टर नेहा की बातों ने उस सुनी सुनाई बात पर मुहर लगा दी थी कि इस अस्पताल में अमीर गरीब सबका ध्यान रखा जाता है। ये पूर्णतया सत्य है कि मेडिकल प्रोफेशन में चाहे डॉक्टर या नर्स कितने भी योग्य क्यों ना हों, किंतु जब तक वे मरीज से दिली तौर पर नहीं जुड़ते, तब तक उस डॉक्टर या अस्पताल को जनता में विश्वसनीयता नहीं मिलती है। आखिर विश्वास ही तो है जो मरीज को भीषण से भीषण बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर विश्वास टूटा तो आस टूटने में भी देरी नहीं लगती। यद्यपि दीपा का केस भिन्न था, किंतु सिस्टर नेहा की उसके प्रति चिंता भली लगी। मन में द्वंद्व इतना था कि वो ना कोई निर्णय ले पा रही थी और ना ही सो पा रही थी। मन अतीत में विचरण करने लगा। स्मिता मध्यम वर्ग से थी। उसके पिता माध्यमिक स्कूल में शिक्षक थे, जबकि माँ गृहिणी थी। उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो खराब भी नहीं थी। उनका परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ बाहर खेल रही थी कि अचानक उसने धरती को हिलता महसूस किया। इसी के साथ भूकंप आया कि आवाज़ सुनकर वो और उसकी सहेलियां जहाँ थीं वहीं खड़ी हो गईं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस समय वो भूकंप का अर्थ ही नहीं जानती थीं। वो और उसकी सभी सहेलियां आश्चर्य से लोगों को हड़बड़ी में घर से निकलते देखने लगे। इसी के साथ कुछ घर भरभरा कर गिर पड़े। बचाओ बचाओ, चारों ओर शोरगुल मच गया। अचानक उसे लगा कि उसका घर भी टूटकर गिरा है। वो अपने घर की ओर दौड़ी। उसने देखा कि उसके माता पिता के ऊपर छत का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा है। उनके सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उस मलबे को उठाना चाहा, किंतु वो इतना भारी था कि हटाना तो दूर, वो उसे हिला भी नहीं पाई। निराश होकर वो सहायता के लिए बाहर भागी, किंतु हर घर में लगभग वही स्थिति थी। सभी अपनों को बचाने में लगे हुए थे। वो सहायता की गुहार लगाती रही, किंतु कोई भी आगे नहीं आया। लगभग आधे घंटे के पश्चात कुछ लोग आए जो मलबे में दबे लोगों को बचाने लगे। उसे रोता देखकर एक ने उससे पूछा तो उसने रोते हुए एक और इशारा करते हुए कहा, मेरे माता पिता के ऊपर छत गिर गई है, वे दब गए हैं। वे लोग मलबा हटाने लगे। मलबा हटा तो वो उन्हें देखकर चीख पड़ी। उनका चेहरा और शरीर इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया था कि उन्हें पहचानना भी उसके लिए मुश्किल था। वे दोनों अपनी नश्वर देह छोड़कर जा चुके थे। वो अनाथ हो गई थी। आज भी वो दृश्य उसके दिल में दहशत पैदा कर देता है। उसके माता पिता के शव को वे लोग ले गए। वो वहीं बैठी रोती रही। तभी पापा को ढूंढते हुए उनके एक मित्र आए, जो उसे अकेला बैठा देखकर वो उसे अपने साथ ले गए। उनका भी घर उस भूकंप में नष्ट हो गया था, किंतु कुछ हिस्सा बचा था। उनके पास उसके चाचा चाची का नंबर था। उन्होंने उन्हें सूचना दे दी। दूसरे दिन उसके चाचा चाची और बुआ फूफा जी आए थे। बुआ और फूफा जी तो चले गए, किंतु चाचा चाची उसे अपने साथ अपने घर ले गए। उन्होंने उसकी जिम्मेदारी उठाने का वचन बुआ जी को दिया था। उसका दाखिला भी उन्होंने उसी स्कूल में करवा दिया था जिसमें उनके बच्चे पढ़ते थे। वे उसका बहुत ध्यान रखते थे। वो जानती थी कि चाचा जी अपने भाई को बहुत चाहते थे, इस कारण वो उसे कष्ट देने की सोच भी नहीं सकते हैं। किंतु एक बार जब उन्होंने उसे स्कूल की पिकनिक में जाने के लिए ये कहकर पैसा देने से मना कर दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तब उसके बाल मन को ये सोचकर दुख हुआ था कि पापा का सारा पैसा तो उन्होंने रख लिया है, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। किंतु जब यही बात उन्होंने निखिल से उसके क्रिकेट किट के लिए जिद करते हुए कही, तब उसके मन का सारा द्वेष निकल गया। उसे चाचा चाची से कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, पर दुख तो उसे सिर्फ इतना था कि उनके बच्चों निखिल और कविता ने उसे कभी अपनी बहन नहीं समझा था। वे जब तब उसे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते थे। कभी कभी तो उस पर अपनी चीज़ों की चोरी का आरोप लगाकर उस पर हाथ भी उठा दिया करते थे। चाची उसके प्रति उनका व्यवहार देखकर उन्हें टोकती, किंतु उनके कानों पर जू भी नहीं रेंगती थी। चाची के डांटने के बावजूद बार बार उन्हें स्वयं को परेशान करते देखकर उसे ऐसा महसूस होता था कि कहीं चाची जी भी अपरोक्ष रूप से निखिल और कविता का समर्थन तो नहीं कर रही हैं, तभी उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। ऐसी स्थितियों में उसे बुरा तो बहुत लगता था, पर अन्य कोई उपाय न होने के कारण वो मन महसूस कर रह जाती थी। माता पिता बहुत याद आते।
उस समय रात के अंधेरे में वो अपने प्रति हो रहे अन्याय से क्षुब्ध होकर उनकी फ़ोटो के सामने बैठकर रो लेती थी, क्योंकि दिन के उजाले में तो उसके लिए ये भी संभव नहीं था। वो जानती थी कि उसे रोते देखकर चाचा चाची को बुरा लगेगा, वहीं निखिल और कविता उसे चिढ़ाएंगे। वो पढ़ने बैठती तो निखिल एवं कविता किसी न किसी तरह से उसे परेशान करने के बहाने ढूंढने लगते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उसके उनसे ज़्यादा नंबर आए तो उन्हें कम नंबर लाने के लिए उसके मामा पापा से डांट पड़ेगी। जब सहन शक्ति चुकने लगी तो एक दिन हिम्मत करके उसने स्वयं चाचा जी से प्रार्थना की कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दें। उसकी ये बात सुनकर पहले तो चौंके, फिर उन्होंने कहा, बेटा क्या तुझे यहाँ कोई तकलीफ़ है? चाचा जी, तकलीफ़ तो कोई नहीं है, किंतु मैं यहाँ पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ, उसने कहा। वो निखिल और कविता का नाम लेकर घर में तनाव नहीं पैदा करना चाहती थी। बेटा अगर तुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला तो लोग क्या कहेंगे? फिर बोर्डिंग स्कूल का खर्चा भी बहुत है। उसकी बात सुनकर अपनी बात कहते हुए वो उसका बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराने से मना करने लगे। प्लीज़ चाचा जी, मैं आप सबको बहुत चाहती हूँ। आप मेरे लिए मेरे पिता के समान हैं। मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे अपने बच्चों की तरह ही मानते हैं। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, ना ही किसी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, किंतु मैं पढ़ना चाहती हूँ, जो यहाँ रहते हुए संभव नहीं हो पा रहा है। अगर आप मुझे बोर्डिंग स्कूल में नहीं डालेंगे तो मजबूरी में मुझे बुआ जी से अपनी समस्या के बारे में बताना होगा। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा स्वयं को इतना सबल बनाओ कि अपने निर्णय स्वयं ले सको। आत्मनिर्भर बनकर न सिर्फ अपने लिए जियो वरन दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी पैदा करने की कोशिश करो। याद रखो, अधिकार मिलता नहीं है वरन छीना जाता है। अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही बुरा है। वो मेरी आदर्श हैं, मैं उनके समान ही कुछ बनना चाहती हूँ, उसने विनती करते हुए पुनः कहा था। चाचा जी निखिल और कविता के उसके प्रति व्यवहार से परिचित थे। वे उन्हें टोकते भी थे, किंतु निखिल कविता पर उनके कहने का कोई असर नहीं होता था। उन्हें बार बार वही हरकतें करते देखकर वो ये सोचकर चुप रह जाते थे कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज उसकी बातें सुनकर उन्होंने उसके दर्द का अंदाज़ा लगा लिया था। वैसे भी बुआ जी का अपने भाइयों पर अच्छा प्रभाव था। वो घर की बड़ी तो थी ही, डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर भी शोभायमान थीं। उनका न सिर्फ बाहर मान सम्मान था वरन घर में भी सभी उनका बहुत आदर करते थे। वो सबसे बहुत स्नेह करती थीं। वो जब भी आती सब बच्चों के लिए उपहार लेकर आती थीं, अतः सभी बच्चे उनका बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। बुरा तो उन्हें तब लगता जब निखिल और कविता उसके लिए लाए उपहार पर भी कब्जा जमाने का प्रयत्न करते। उन्हें ऐसा करते देखकर उन्होंने उन्हें न केवल टोका वरन उसे हैरान परेशान चुपचाप काम में लगा देखकर उससे कहा था, बेटा अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही बुरा है। अगर तुम स्वयं में आत्मबल पैदा नहीं करोगी तो कोई भी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा लेगा। स्वयं को इतना सबल बनाओ कि अपने निर्णय स्वयं ले सको। आत्मनिर्भर बनकर न सिर्फ अपने लिए जियो वरन दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी पैदा करने की कोशिश करो। याद रखो, अधिकार मिलता नहीं है वरन छीना जाता है। अंततः चाचा जी ने उसकी बात मान ली। बोर्डिंग स्कूल में उसे घर जैसा वातावरण तो नहीं मिला, पर रोज़ की चिक चिक से शांति मिल गई। मन को यही सोचकर तसल्ली देती थी कि जहाँ संबंधों में प्यार, विश्वास और सुकून नहीं, वो घर कैसा? क्या वहाँ रहकर वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती थी? यही क्या कम है कि वो नरक जैसे वातावरण से निकल आई है। उन दिनों को बुरा स्वप्न समझकर मन में दृढ़ संकल्प लेकर वो पढ़ाई में जी जान से जुट गई। उसका मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो उसने पाया कि बायोलॉजी में उसके अच्छे नंबर आए हैं, 97%, जबकि मैथ्स और साइंस में उतने नहीं आ पाए हैं जितनी कि उसे उम्मीद थी। वो हायर सेकेंडरी में पहुंच गई थी, किंतु अभी तक वो अपना कोई एक उद्देश्य नहीं निर्धारित कर पा रही थी। कभी सोचती कि डॉक्टर बने, तो कभी इंजीनियर, तो कभी टीचर या बुआ की तरह जज या कुछ और बनने का विचार मन में आता। कुछ निर्णय न ले पाने की स्थिति में इस संदर्भ में उसने बुआ से बात की तो उन्होंने कहा, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना उद्देश्य स्वयं निर्धारित करो, क्योंकि थोपे गए निर्णय अक्सर असफलता की ओर ले जाते हैं। वो असमंजस की स्थिति में थी। उसकी मित्र कहती थी कि वे इंजीनियरिंग में जाएंगी क्योंकि उसमें सिर्फ 4 वर्ष ही पढ़ना पड़ेगा, जबकि मेडिकल की पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल होती है। मेडिकल में सिर्फ MBBS करने से काम नहीं चलेगा, स्पेशलाइजेशन भी करना पड़ेगा। वो जानती थी कि उसकी गणित उतनी अच्छी नहीं है,
गणित पढ़ना उसे बोझ लगता था, जबकि बायोलॉजी में उसका मन लगता था। आखिर उसने दिल की बात सुनी और मेडिकल में जाने का निर्णय कर लिया। अपने इस निर्णय से उसके मन में चल रहे द्वंद्व को एक नई दिशा मिली। अचानक उसे लगा कि उसकी आंखों पर छाई धुंध छटने लगी है। जो निर्णय वो इतने दिनों से नहीं ले पा रही थी, ले लिया तथा मेडिकल की कोचिंग में अपना नाम एनरोल करा लिया तथा मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। अब उद्देश्य सामने था, लक्ष्य प्राप्ति के साधन भी थे, बस उसे उन साधनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना था। मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में उसे आशातीत सफलता भी मिली। उसका रैंक 101 था। वो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, अतः उसने दाखिले के लिए अपनी पहली चॉइस वहीं की दी। मेरिट के आधार पर उसको वहीं दाखिला मिल गया। मेडिकल की पढ़ाई में खर्चे की बात सुनकर चाचा जी ने फिर खर्चे की बात उठाई, तो इस बार उस स्वयं को नहीं रोक पाई और उसने बुआ से बात की। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसका साथ ही नहीं दिया, वरन उसका सारा खर्चा उठाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने उसे सिर्फ आश्वासन ही नहीं दिया, वो फीस की राशि के साथ हर महीने उसे उसके खर्च के लिए निश्चित राशि भी भेजने लगी। वो सोचती थी जब वो कमाने लगेगी तब बुआ जी को कोई उपहार देगी, लेकिन सदा मनचाहा कहाँ हो पाता है। दुख तो इस बात का था कि उसकी खुशी देखने के लिए बुआ जी जिंदा ही नहीं रही। वो मेडिकल के अंतिम वर्ष में थी कि तभी बुआ जी को कोर्ट परिसर में ही एक अपराधी ने गोली मार दी। उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक दुर्दांत अपराधी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। उस अपराधी का राजनीतिक आधार था। कई रसूख वाले उसकी मुट्ठी में कैद थे। उन रसूख वाले व्यक्तियों ने जजमेंट के पूर्व ही बुआ जी को फ़ोन करके धमकाया भी था, किंतु उनकी धमकी का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। वो सत्यप्रिय, न्यायप्रिय एवं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार अधिकारी थीं। उनका मानना था कि धमकी से डरकर निर्णय लेना न्याय न करके अपराधी को संरक्षण देना है। उन्होंने वही निर्णय लिया जो उन्हें लेना चाहिए था। यद्यपि धमकी के बारे में उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया था, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी, किंतु उस अपराधी के साथियों ने उनकी बात मानने से इनकार करने के कारण सुरक्षा के बीच चलती बुआ जी पर कोर्ट परिसर में ही गोली चलवा दी थी। उनके साथ चलती पुलिस जब तक उस अपराधी को पकड़ पाती, वो कोर्ट परिसर में ही खड़े अपने दूसरे साथी की बाइक पर बैठकर फरार हो गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, किंतु अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उन्होंने अत्यधिक रक्तस्राव के कारण प्राण त्याग दिए। गोली उनके सीने में लगी थी, जिसने उनके हृदय के साथ फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाया था। एक न्यायप्रिय अधिकारी को अपनी न्यायप्रियता के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उनकी मृत्यु हमारी न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा गई थी। बाद में वो राजनीतिक अपराधी हाई कोर्ट से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। तब तक शायद उसने गवाहों को या फिर जज को ही अपनी ओर मिला लिया था। तब उसे ऐसा महसूस हुआ था कि इन राजनीतिक अपराधियों को चाहे वो कितने ही कत्ल कर दें या जितने भी घोटाले करें, उन्हें कभी कोई भी सज़ा नहीं मिल सकती। अगर कोई जज इतनी हिम्मत करता भी है तो या तो उनकी बुआ जैसी हालत होती है या वो अपराधी जेल में रहते हुए भी शाही जीवन व्यतीत करता रहता है। कभी कभी तो ऐसे अपराधी जेल में रहकर भी जनता को डरा धमका कर न केवल चुनाव जीत जाते हैं, वरन मंत्री बनकर समाज पर अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब भी हो जाते हैं। सब कुछ जानते समझते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाता। शायद इसीलिए कहा गया है कि कानून अंधा होता है। बुआ जी के जाने के पश्चात वो बेहद अकेली हो गई थी। उसके बोर्डिंग जाने तथा बुआ जी द्वारा उसकी डॉक्टरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के कारण चाचा चाची ने उसे महज औपचारिक नाता ही रखा था। उन्हें अब उसके सुख दुख, सफलता असफलता से कोई मतलब नहीं रह गया था। वो अपने ही परिवार में ऐसे रमे थे कि अब उसकी उपस्थिति मात्र ही उन्हें असहज बनाने लगी थी। ऐसी स्थिति में उनके घर जाना या अपने सुख दुख उनके साथ बांटना उसके लिए संभव ही नहीं रह गया था। उसकी मनःस्थिति से परिचित होते ही उसने स्वयं ही वहाँ जाना बंद कर दिया था। सच, कभी दुनिया रिश्तों की डोर को मजबूत कर आपसी प्रेम बढ़ा देती हैं, तो वहीं कभी दुनिया रिश्तों की डोर कमज़ोर कर देती हैं। अब उसे स्वयं ही अपना मार्ग तलाशना था। कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा भी है। MBBS करने के पश्चात उसने लोन लेकर गाइनोकोलॉजी में MS किया था। उसके साथ पढ़ रहे उसके कुछ मित्र अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोलना चाहते थे। उन्होंने उससे भी सहयोग मांगा,
किंतु उसने तो अपना लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर रखा था। वो सरकारी सेवा में जाकर उन गरीबों के लिए कुछ करना चाहती थी जो प्राइवेट अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। वैसे भी उसे एक निर्धारित रकम चाहिए थी जिससे वो अपना लोन चुका सके। प्राइवेट नर्सिंग होम का क्या, चले या न चले। उसके मित्रों ने उसके इस कदम को बेवकूफ़ी भरा कहा, पर उसने इस बार भी सिर्फ अपने दिल की सुनी। उसने रेजिडेंसी करते हुए ही सरकारी सेवा अर्थात PMS के लिए अप्लाई कर दिया। पहली बार में उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी पहली पोस्टिंग यहाँ जैतपुर कस्बे में हुई थी। उसने पहले ही अस्पताल के मुख्याधिकारी को अपने पहुँचने की सूचना दे दी थी। जैसे ही वो जैतपुर स्टेशन पर अपने कोच से उतरी, सामने एक वार्ड बॉय खड़ा था। यद्यपि पहचान का कोई सूत्र नहीं था, किंतु उसने उसे अंदाज से पहचान कर अपना परिचय देते हुए उसका सामान उतारने में मदद करते हुए उससे अपने साथ चलने के लिए कहा। वो अस्पताल की एम्बुलेंस लेकर आया था। लगभग 10 मिनट के पश्चात एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में बने एक घर के सामने रुकी। उसने उतरकर ताला खोला तथा बोला, मैम, ये घर आपके लिए आवंटित किया गया है। हमने इसकी सफाई करवा दी है। कुछ ज़रूरत हो तो हमसे कह दीजिएगा, हम बाज़ार से ले आएंगे। कल से काम वाली भी आ जाएगी। उसने उसका सामान घर के अंदर रखा तथा उसे घर के ताले की चाबी देकर जाने की इजाज़त मांगी। अस्पताल के स्टाफ द्वारा अपना स्वागत उसे अजीब सी खुशी दे गया तथा मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि उसको आते ही अस्पताल के परिसर में ही घर मिल गया था, वरना वो ये सोच सोच कर परेशान थी कि वो कहाँ रहेगी। कम से कम घर ढूंढने की समस्या से तो उसे मुक्ति मिल गई थी। घर ठीक ठाक तथा हवादार था। इस घर में एक पलंग, एक टेबल तथा 2 कुर्सी रखी हुई थी। धीरे धीरे अन्य आवश्यक सामान खरीद लेगी, सोचकर उसने मन को तसल्ली दी। अभी वो सामान रखी रही थी कि दरवाजे पर खट खट की आवाज़ सुनकर वो बाहर आई। बाहर एक महिला खड़ी थी। उसे देखकर आगंतुक महिला ने कहा, मैं निवा मिश्रा, आपकी पड़ोसन। आज रात्रि का खाना आप हमारे घर खा लीजिएगा। जी, उसने अनिश्चय की स्थिति में कहा। संकोच मत कीजिए, डॉक्टर मिश्रा इसी अस्पताल में काम करते हैं। वो अभी अस्पताल में ही हैं, वरना वही आपको निमंत्रण देने आते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको परेशानी होगी, उसने संकोच भरे स्वर में कहा। परेशानी कैसी? अब हम पड़ोसी हैं, सुख दुख में पड़ोसी ही काम आता है। वैसे भी यहाँ अच्छा होटल भी नहीं है जहाँ आप खाना खाने जा सकें। आपके पास ज़्यादा सामान भी नहीं है, किचन सेट करने में तो समय लगेगा। उन्होंने इधर उधर नज़रें घुमाते हुए कहा। जी, यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग है, अभी तक हॉस्टल में रहती थी इसलिए। मुझे पता है, गृहस्थी जमाने में तो समय लगता ही है। अब कोई संकोच नहीं, आज का डिनर मेरे घर, उन्होंने अधिकार से कहा। आखिर उसे सहमति देनी ही पड़ी। वैसे भी उसके पास सामान भी नहीं था। 2 सूटकेस में कपड़े तथा एक में वो इंडक्शन कुकटॉप, छोटा सा कुकर तथा कुछ बर्तन ही लाई थी। यही उसके पास था। अन्य सब सामान तो उसे अब खरीदना होगा। निवा का सहयोगी व्यवहार देखकर उसे ये सोचकर संतोष हुआ कि वो यहाँ अकेली नहीं है। निश्चिंत मन से उसने सूटकेस खोलकर सामान लगाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन वो अस्पताल गई तो ये हृदय विदारक घटना पूरी रात करवट बदलते ही बीती। सूरज का उजाला खिड़की से कमरे में प्रवेश करने लगा था, किंतु मन अभी भी गहरी खाइयों में डूब उतरा रहा था। अचानक उसके कानों में उस आदमी के शब्द गूंजे, डॉक्टर साहिबा, अगर आपको इसकी इतनी ही फिक्र है तो आप इस लड़की को स्वयं ही रख लीजिए, जिससे हमें इससे मुक्ति मिल जाए और हम अपना जीवन जी सकें। अचानक उसने निर्णय ले लिया। अगले दिन अस्पताल पहुंचते ही स्मिता ने उस बच्ची को गोद लेने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उसके इस निर्णय से अस्पताल में सब आश्चर्यचकित थे। उसके सहयोगियों ने उसे समझाने की कोशिश भी की, उसके दुष्परिणाम बताए, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग रही। दीपा के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं उसका पति उसके इस कृत्य को नाम कमाने का जरिया समझकर निष्प्रह बना रहा। घर जाते हुए दीपा ने उसके पैर पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, आप सचमुच देवी हैं। आपने मेरे मन की पीड़ा हर ली है। डॉक्टर साहिबा, अगर मैं अकेली होती तो इस बच्ची के लिए विद्रोह भी कर देती, पर मेरी 3 बेटियां और भी हैं। अगर मैं घर नहीं गई तो शायद मेरा मर्द दूसरा विवाह कर ले, तब कहीं दूसरी माँ मेरी उन बच्चियों का जीना ही दूभर न कर दें। अभी भी वे बेचारी लड़की होने के कारण सबका क्रोध झेलती ही रहती हैं। मैं पास में रहूँगी तो कम से कम उनके ज़ख्मों पर मलहम तो लगा पाऊँगी।
इसे आपको सौंप कर निश्चिंत मन से घर जा रही हूँ, तथा ये सोचकर मन ही मन खुश भी हूँ कि कम से कम मेरी इस बेटी को मेरी अन्य बेटियों की तरह दुख भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। पर मैं आज आपको इतना भरोसा दिलाती हूँ कि चाहे मुझे दुनिया भर की बातें क्यों ना सहनी पड़ें, मैं अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का भरपूर प्रयत्न ही नहीं करूँगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर ही बनाऊँगी, जिससे उन्हें जलालत की ज़िंदगी ना जीनी पड़े और वे समाज में सिर उठाकर इज्जत से जी सकें। स्मिता नहीं जानती थी कि उसका फैसला सही है या गलत। आखिर ऐसा कदम वो कितनी बार उठा पाएगी, पर दीपा के शब्दों की दृढ़ता को सुनकर इतना तो समझ ही गई कि उसने अपने इस छोटे से प्रयास से दुनिया के गंदीले तालाब में एक कंकड़ मारा है। देखना यह है कि तालाब का पानी गंदीला ही रहता है या साफ हो जाता है। तालाब का पानी साफ हुआ या गंदीला ही रहा, इसका तो ज्ञान नहीं, पर उसकी ज़िंदगी अवश्य कांटों भरी बन गई थी। चाचा चाची, जिन्होंने वर्षों से उसका मुंह नहीं देखा था, अचानक आकर उसे भला बुरा कह गए। उनका मानना था कि उसके इस कृत्य ने उन्हें समाज के सामने लज्जित करके रख दिया है। भला एक कुंवारी लड़की किसी बच्चे को बेवजह तो गोद ले नहीं सकती, आखिर किस किस को सच्चाई बताते फिरेंगे। बात यहीं समाप्त हो जाती तब भी ठीक था, पर कुछ ही दिनों पश्चात उसका दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया, वो और उसके साथ बेटी। फिर प्रश्न उठे। सीधी सादी बात तो लोग ऐसे तोड़ते मरोड़ते कि सफाई पेश करते हुए अपराध बोध से ग्रसित हो उठती। कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। प्रत्येक की दृष्टि में वो कुंवारी माँ थी। ये शब्द लोगों के गले से नहीं उतर पा रहा था। कभी कभी उसे लगता महानगरों की बात अलग है, किंतु इन छोटी जगहों में उसके जैसे इंसान का कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाना परेशानियों को मोल लेना ही है। शायद ऐसी जगहों के लोगों को स्वयं से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने का शौक़ होता है। नैतिक मूल्यों की दुहाई दे देकर ये लोग अपनी तो अपनी, दूसरों की ज़िंदगी में भी बेवजह दखल देकर उनका जीवन दुश्वार कर देते हैं। अपनी ही परेशानियों से त्रस्त वो जीना ही भूलने लगी थी। जहाँ भी जाती लोगों की आंखों का प्रश्न जुबां पर आ ही जाता। दुख तो तब होता था जब सारी बातें स्पष्ट बताने के बावजूद उसके अपने कलीग ही उसे संदेह की नज़रों से देखते थे। उस समय उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर पढ़े लिखे लोगों और अनपढ़ में अंतर ही क्या है। किसी की सदाशयता को भी संदेह से देखना आखिर ये कैसी मानसिकता है। उसे तो जॉब करना है, जहाँ जहाँ स्थानांतरण होगा जाना ही होगा, लोगों को सफाई देनी ही होगी। इसके बावजूद भी होती कानाफूसी को रोक पाना उसके लिए संभव नहीं होगा। वो तो तटस्थता अपना सकती है, किंतु क्या होगा जब ऐसे लोगों की बेवजह की बातें उस मासूम के कानों में पड़ेंगी। अभी तो विमी सिर्फ 3 वर्ष की मासूम और अनजान है। बार बार एक प्रश्न और उसके मन मस्तिष्क में आकर उसे परेशान करने लगता कि अभी तो वो विमी को लोगों की बातों से बचा सकती है, किंतु जब वो स्कूल जाएगी, बाहर की दुनिया में कदम रखेगी, तब क्या होगा। तब तक न जाने क्या सोचे और क्या समझे। कहीं उसके प्रति वो भी अपना कोई अलग दृष्टिकोण ना अपना ले, कहीं उसे संदेह की नज़रों से न देखने लगे, ना जाने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। कहीं ऐसा तो नहीं बेदर्द जमाना उस मासूम का सांस लेना भी दूभर कर दे। उसने स्वयं को बाहर की दुनिया से काट लिया था, पर अस्पताल से घर तथा घर से अस्पताल ही उसकी दिनचर्या रह गई थी। खुशी थी तो बस इतनी कि विमी की आया ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया था। वो उसकी अपनी बच्ची की तरह ही देखभाल करती थी, जिसके कारण वो अपनी अस्पताल की ड्यूटी ठीक से निभा पा रही थी। उस समय उसका बस दीपेश से ही मित्रता का संबंध बना हुआ था। उसका फ़ोन ही उसके तनाव को थोड़ा कम कर देता था। एक बार दीपेश से फ़ोन पर बातें करते हुए मन का दर्द जुबां पर आ ही गया। उस दिन दीपेश से उसकी परेशानी देखी नहीं गई। तब उसने स्वयं को प्रपोज़ करते हुए उससे कहा, स्मिता, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी अगर विमी मेरे और तुम्हारे नाम से पहचानी जाए। दीपेश की बात सुनकर स्मिता को ये सोचकर बेहद क्रोध आया कि आखिर एक पुरुष एक अकेली स्त्री के प्रति ये दया भाव कब तक दिखाता रहेगा। बिना कुछ कहे ही उसने फ़ोन रख दिया था, पर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो पाया दीपेश, जिसे आज तक वो अपना सिर्फ मित्र समझती रही है, शायद मित्र से भी अधिक उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना चुका है। तभी तो आज तक वो अपनी एक एक समस्या उसके साथ शेयर करती आई है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व वो उसकी सलाह अवश्य लेती रही है। ये सत्य है कि उसने विमी को गोद लेने का फैसला अचानक लिया था। उसके इस फैसले का सम्मान करते हुए दीपेश ने उससे इतना अवश्य कहा था, स्मिता, फैसला लेना तो आसान है,
पर उसको निभाना बेहद कठिन। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने फैसला लिया है तो उसे तहे दिल से निभाना भी। उस मासूम को इस बात का कभी एहसास मत होने देना कि गोद लेकर तुमने उस पर कोई एहसान किया है। उम्र के इस पड़ाव पर स्मिता को भी अब एक ऐसे साथी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी जो उसके दुख दर्द को बांट सके। उसके लिए दीपेश से अच्छा हमसफ़र शायद कोई अन्य हो ही नहीं सकता। इस विचार के आते ही उसे लगा कि उसे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। दीपेश अपना एक नर्सिंग होम चला रहा था। पहले भी दीपेश ने उससे अपना नर्सिंग होम ज्वाइन करने का आग्रह किया था, तब उसने उसे ज्वाइन करने से मना कर दिया था। पर अब बदली परिस्थितियों में उसे लगा कि अगर वो सरकारी नौकरी छोड़कर उसके नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं दे तो शायद उसके लिए उचित रहेगा। कम से कम बेवजह उठते प्रश्नों से तो मुक्ति पा जाएगी। अभी वो सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी फिर टनटना उठी। फ़ोन दीपेश का ही था। उसके फ़ोन उठाते ही उसने कहा, सॉरी स्मिता, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता। आज तुम्हारी बात सुनकर अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। मैं तुम्हारी जैसी मित्र को नहीं खोना चाहता। एक बार फिर सॉरी। अगर कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो बेझिझक कह देना। मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। तुम सदा मुझे अपने साथ ही पाओगी। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है, उसने तीव्रता से कहा। उसे लग रहा था कि कहीं वो फ़ोन न रख दे। उसने त्यागपत्र की अर्जी भेज दी तथा अगले 15 दिनों में ही वे एक सादे समारोह में विवाह बंधन में बंध गए। प्रेम और विश्वास की डोर थामे वो दीपेश के साथ बेंगलोर आ गई। उसने वहीं अपना नर्सिंग होम खोला था। तब से ज़िंदगी एक ढर्रे पर चलने लगी थी। विमी जब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब दीपेश ने उससे विमी को उसके जीवन की सच्चाई बताने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर उसने विरोध किया था। उसे लगता था कि वो अभी अपरिपक्व है, कहीं अपनी सच्चाई जानकर वो अवसादग्रस्त ना हो जाए। किंतु दीपेश का कहना था कि अभी वो छोटी है, सब सहन कर लेगी। उसका मानना था कि उनका प्यार अभी उसे सब सहन करने को विवश कर ही देगा। उसे डर था कि कहीं उन्होंने उसे नहीं बताया और फिर अगर यही बात उसे बाद में पता चली तब शायद वो उन्हें उसे अंधेरे में रखने का आरोपी समझ लें तथा उनके प्यार के बावजूद वो उनसे नफरत करने लगे। जीवन में पारदर्शिता बहुत आवश्यक है, दीपेश अपनी बात खत्म करते हुए कहा था। जीवन में पारदर्शिता आवश्यक है। दीपेश के इस वाक्य ने उसके मन के अंतर्द्वंद को शांत कर दिया था। उचित अवसर देखकर उसने विमी को उसके जन्म के बारे में सब कुछ बताने का निश्चय कर लिया। सच्चाई जानकर पहले तो खूब रोई। अपने असली माता पिता के पास जाकर मिलने की जिद करने लगी। उसकी बात मानकर वो और दीपेश उसको उसके असली माता पिता से मिलवाने के लिए लेकर जा ही रहे थे कि अचानक उसने अपना फैसला बदलते हुए कहा, मम्मा, मुझे नहीं मिलना है उनसे जिन्होंने मुझे पैदा होते ही त्याग दिया। आज से आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। विमी की बात सुनकर उसे दीपेश सही लगे थे। सचमुच जीवन में पारदर्शिता बेहद आवश्यक है, चाहे ये रिश्ता पति पत्नी का हो या माता पिता का, बच्चों के साथ हो या मित्रों के बीच। जरा सी चूक, जरा सी गलतफहमियां रिश्तों में दरार का कारण बन जाती हैं। विमी को सब कुछ बताने के कारण अब मन में कोई अपराध बोध नहीं रह गया था, वरना वे डर के साए में जी रहे थे कि जब विमी को अपने जीवन की सच्चाई का पता चलेगा तब पता नहीं वो कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। विमी ने सच्चाई जानकर जिस तरह से वस्तु स्थिति को स्वीकार किया वो शायद उनकी सही परवरिश का ही नतीजा था। अपने पुत्र भावेश के होने के पश्चात भी उसने उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी अपनी पुत्री नहीं वरन दत्तक पुत्री है। ना ही कभी उसने भावेश के मन में ये भावना आने दी। छोटी मोटी नोक झोंक को छोड़ दें तो विम्मी अपने छोटे भाई की हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहती थी और भावेश भी उसकी हर आज्ञा को सिर आंखों पर रखता। तब से अब तक सब सामान्य ही चल रहा था। विवाह से पूर्व दीपेश की लड़के वालों से कुछ भी न छिपाने के मनस्थित के कारण एक बार फिर उन्हें उसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जो उसने उसके जन्म के प्रारंभिक दिनों में किया था। रिश्ते आते पर सच्चाई पता चलते ही वे अपना हाथ खींच लेते। इस कारण वे दोनों तो परेशान थे ही, विमी भी चुप चुप और खोई खोई रहने लगी थी। विमी के मन में चल रहे मंथन से भली भांति परिचित होने पर भी कुछ भी न कर पाने की मनस्थिति के कारण वे स्वयं को बेहद विवश महसूस करने लगे थे। पता नहीं
पिछले कुछ दिनों से जाने अनजाने विमी के पिता का चेहरा उसके ख्यालों में आकर उससे वाद विवाद करने लगता था। तब उसे लगता पिछले 25 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला है। नारी अस्मिता, नारी विमर्श जैसे मुद्दे भी इन परिस्थितियों में बेमानी हो जाते हैं। कहने को लोग स्वयं को भले ही 21वीं सदी का प्रगतिवादी कह लें, पर आज भी लोग गोत्र, उपगोत्र, ग्रह नक्षत्रों, कुंडलियों का मिलान करते हुए ही रिश्ते तय करते हैं। जबकि विमी की जाति के बारे में उसे स्वयं ही पता नहीं था तो दूसरों को क्या बताती। अंत में उसने जीवन में पारदर्शिता का अपना सिद्धांत अपनाते हुए विमी को अपनी दत्तक पुत्री बताते हुए प्रगतिशील और आधुनिक विचारों वाले परिवारों को आमंत्रित करते हुए विज्ञापन दे ही दिया। छन छन की आवाज़ ने स्मिता को वर्तमान में ला दिया। देखा, कॉफ़ी के लिए रखा दूध उबल उबल कर गिरने को आतुर है। उसने जल्दी से गैस धीमी की तथा अपने बहते विचारों पर ब्रेक लगाकर कॉफ़ी बनाई। प्लेट में नाश्ता सजाकर जब वो ड्राइंग रूम में आई तो देखा विमी और अभिज्ञान आपस में ऐसे घुल मिल कर बातें कर रहे हैं जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? उसका प्रश्न सुनकर विमी ने अभिज्ञान की ओर देखा। जी मैम, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। कार्य के सिलसिले में हम कई बार मिले भी हैं, पर मुझे यह नहीं पता था कि आपकी विमी ही विनीता है, अभिज्ञान ने उत्तर दिया। ओह, तब तो और भी अच्छा है। तुम दोनों अपने रिश्ते के बारे में ढंग से सोच समझ कर निर्णय ले सकोगे, स्मिता ने दोनों की ओर देखते हुए कहा। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है, अभिज्ञान ने कॉफ़ी सिप करते हुए कहा। मेरी मम्मा बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं, विमी ने कहा। सचमुच? ये भी खाओ, मेथी की मटरी, ये भी मेरी मम्मा की स्पेशलिटी है। रियली? इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, उसने उसे खाते हुए कहा। बेटा, तुम रहते कहाँ हो? स्मिता ने पूछा। मैम, अभी तो मैं किराए का एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, किंतु शीघ्र ही अपने घर में शिफ्ट कर जाऊँगा। बस इंटीरियर बाकी है। ओके, ये तो बहुत खुशी की बात है, स्मिता ने कहा। मैम, अब मैं चलता हूँ। मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा करूँगा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, उसने उठते हुए कहा। उसने देखा कि विमी की निगाहें अभिज्ञान की ओर हैं। वो उन आँखों की भाषा पढ़ सकती थी। फिर भी उसने तुरंत निर्णय न लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं विमी के डैडी से बात करके बताऊंगी। अभिज्ञान के जाने के पश्चात जब उसने विमी से पूछा और वो शर्मा कर अंदर जाने लगी, तब उसने उसका हाथ पकड़कर रोका तथा कहा, सच सच बता विमी, क्या तुझे ये लड़का पसंद है? विमी की स्वीकारोक्ति ने उसे खुशी से भर दिया। दीपेश के आने पर उसने अभिज्ञान के बारे में उन्हें बताया तो वो भी खुशी से भर उठे। यद्यपि उन्हें विमी से पता चल ही गया था कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने उसके दिए विजिटिंग कार्ड के पते पर अपने एक सहयोगी को भेजकर उसके बारे में सारी जानकारियां एकत्रित की। आखिर बेटी ऐसे ही किसी को थोड़ी ही दी जाती है। जानकारी ठीक होने पर अभिज्ञान को विमी के उपयुक्त पाकर दीपेश ने अभिज्ञान से मिलना चाहा। उनकी पेशकश सुनकर अभिज्ञान दीपेश से मिलने आया। दीपेश को अभिज्ञान बहुत ही पसंद आया। दीपेश के संतुष्ट होने पर रिश्ते पर मोहर लगवाने के लिए स्मिता ने अभिज्ञान से अपने माता पिता से मिलवाने का आग्रह किया। अभिज्ञान ने उनके आग्रह को स्वीकारते हुए दूसरे दिन एक होटल में डिनर का प्रपोजल रखा। वे सब नियत समय पर होटल पहुँचे। अभिज्ञान और उसके माता पिता पहले ही पहुँच चुके थे। मीट माई ममा एंड डैड, अभिज्ञान ने उन्हें देखकर अपने मामा डैड का परिचय उनसे कराया। मैं दीपेश, विमी का पिता, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर स्मिता और ये मेरा पुत्र भावेश, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दीपेश ने कहा। आपसे मिलकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई। मैं श्रीनिवास, ये है मेरी पत्नी देवयानी। हम दोनों डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं और ये है हमारी पुत्री प्रगति, बीटेक कर रही है, और इसे तो आप जानते ही हैं, अभिज्ञान मेरा बेटा, श्रीनिवास ने उसी गर्मजोशी से उत्तर दिया। परिवार बहुत ही भला, सुशिक्षित तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाला लगा, पर अभिज्ञान का प्रपोजल उसके माता पिता के द्वारा नहीं वरन उसके स्वयं के द्वारा आना उसके मन मस्तिष्क में अभी भी कई प्रश्नों को जन्म दे रहा था। पिछले कुछ दिनों से न जाने उसे ऐसा क्यों लगने लगा था कि कुछ तो है जो वो उसे रिश्ता पक्का होने से पूर्व नहीं बताना चाहता। वो सोचती थी कि या तो वो स्वयं अनाथ है या उसके परिवार में कोई कमी है, पर ऐसा कुछ भी न पाकर स्मिता अनेक प्रश्नों के भंवर जाल में अभी भी डूब उतरा रही थी।
दीपेश अभिज्ञान के पिता से बातें कर रहे थे। आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने देवयानी से पूछा, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक प्रश्न पूछूं? आप एक नहीं अनेक प्रश्न पूछिए बहन जी। आखिर अब हम अटूट बंधन में बंधने जा रहे हैं, फिर अगर मगर क्यों? आपके मन में कोई शंका हो तो कहिए। देवयानी ने सहज स्वर में उससे कहा। प्लीज़ आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे मन में एक प्रश्न ने द्वंद्व मचा रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के होते हुए अभिज्ञान ने आप लोगों को विवाह की प्रारंभिक प्रक्रिया से दूर क्यों रखा? क्या आप अपनी भावी वधू से मिलना नहीं चाहती थीं? उसके बारे में नहीं जानना चाहती थीं? बहन जी, अभिज्ञान ने हमें पल पल की जानकारी दी थी। आपके बायोडाटा की साफ गोई देखकर वो इतना एक्साइटेड था कि उसने मुझसे कहा कि मम्मा, अगर मैं इस लड़की से विवाह करना चाहूँ तो? हमने भी उससे कह दिया कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहन जी, हमारा परिवार आधुनिक विचारधारा में रचा पगा है। श्रीनिवास जात पाति को नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि इंसान का धर्म इंसान बनकर ही इंसानियत की रक्षा करना है। यही शिक्षा हमने अपने बच्चों को दी है। इसके साथ ही श्रीनिवास ने बच्चों का आत्मबल बढ़ाने के लिए उन्हें स्वतंत्र निर्णय की आज़ादी भी दी है। इस आज़ादी का दुरुपयोग ना हो, इसका हम अवश्य ध्यान रखते हैं। शायद इसीलिए आप लोग अपनी जाति नहीं वरन उसकी जगह भारतीय लिखते हैं, स्मिता ने कहा। सत्य बहन जी, क्योंकि श्रीनिवास का मानना है जो भी भारतीय सीमा में रहता है वो भारतीय है। जब तक हम जाति भेद और वर्ग भेद में बटे रहेंगे तब तक हमारी अखंडता अक्षुण्ण नहीं रह सकती। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। हमें खुशी है कि हमारी विमी आपके घर की बहू बनने जा रही है। लेकिन प्रारंभ में हमारे पूछने पर भी अभिज्ञान ने हमें आपके बारे में बताने से मना कर दिया था। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा था कि यदि आप मुझे स्वीकार कर लेती हैं तब मैं अपने मामा पापा से आपको मिला दूंगा। बहन जी, दरअसल उसके मन में आशंका थी कि अपनी पुत्री के लिए वर खोजते हुए कहीं आप उसकी जाति धर्म के बारे में तो नहीं जानना चाहेंगी। क्या आप वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर पाएंगी? तो क्या हमारी परीक्षा ले रहा था? स्मिता ने आश्चर्य से कहा। बहन जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ, देवयानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे नहीं बहन जी, अभिज्ञान ने जो किया वो ठीक ही किया। आप मेरी किसी बात को अन्यथा न लें। दरअसल ये माँ का दिल है। क्योंकि अब हम समधी बनने जा रहे हैं, आपके मन में कोई शंका न रहे, इसलिए मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। हम क्षत्रिय हैं। बहन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा था, स्मिता ने संकुचित स्वर में कहा। शायद आपने ना पूछा हो, पर हमारे नाम के आगे भारतीय देखकर जब तब मुझे इस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। दरअसल बहन जी, हम अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं पर दूसरों के विचारों में नहीं। इसीलिए मैंने सच्चाई बताना आवश्यक समझा। इसके साथ ही उन्होंने विमी को अंगूठी पहनाकर उसे अपना बनाने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने भी अभिज्ञान का टीका लगाकर रोका की रस्म कर दी। विमी और अभिज्ञान के चेहरे पर छाई खुशी और चमक उन्हें भाव विभोर कर गई थी। विवाह की तिथि महीने भर बाद निकली। पूरा महीना अत्यंत व्यस्तता में बीता। विवाह की शॉपिंग, मेहमानों को देने के लिए उपहार, एक महीने में तैयारी करना इतना सहज नहीं था, पर करना तो था ही। आखिर विवाह का दिन भी आ गया। गोद भराई और तिलक की रस्म के पश्चात हल्दी मेहंदी की रस्म हुई। आश्चर्य तो तब हुआ जब अभिज्ञान ने भी दोनों हाथों तथा दोनों पैरों में भी मेहंदी लगवाई। दूसरे दिन फेरे दिन के रखे गए थे, क्योंकि श्रीनिवास और देवयानी का मानना था कि रात में फेरे होने से बड़े बुजुर्ग और बच्चे ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि फेरे दिन में तथा जयमाल रात को रिसेप्शन के समय करवा देंगे, जिससे समारोह की शोभा बनी रहे। स्मिता और दीपेश को भी उनका प्रस्ताव अच्छा लगा तथा उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। और सचमुच ये आयोजन सबको बहुत अच्छा लगा। दोनों पक्षों के लोगों ने खूब एंजॉय किया। विवाह के समय लाल जोड़े में जहाँ विमी परी जैसी लग रही थी, वहीं अभिज्ञान भी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। भावेश जहाँ अपने जीजा जी के साथ लगा हुआ था, वहीं प्रगति विमी के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे अभिज्ञान और भावेश भाई भाई हैं, वहीं विमी और प्रगति बहन। विवाह समारोह में उपस्थित सभी लोग लाजवाब जोड़ी की प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे थे। उन दोनों को विवाह की रस्में निभाते देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच मैरिजेस आर मेड इन हेवन।
विदाई के समय विमी की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। अंततः उसने विमी से कहा, बेटा आंसुओं को यहीं छोड़कर नए घर में नए स्वप्नों के साथ प्रवेश कर। फिर तू हमसे दूर कहाँ जा रही है? जब मन हो चली आना। यही हाल दीपेश और भावेश का था। अपनी अपनी तरह से दोनों उसको समझा रहे थे। विमी को चुप ना होता देख अभिज्ञा ने कहा, रो लो आज जितना रोना है, क्योंकि कल से तो मुझे ही रोना पड़ेगा। अभिज्ञान के हाव भाव और शब्द सुनकर रोती विमी के चेहरे पर हास्य की स्मित रेखाएं खिंचाईं। वहीं वे सब भी अभिज्ञान के मनोविनोद से हल्का महसूस करने लगे। इसके साथ ही स्मिता ये सोचकर भी सुकून महसूस कर रही थी कि विमी को एक सुलझा परिवार तथा अभिज्ञान जैसा सुदर्शन और परिपक्व विचारों वाला जीवन साथी मिला है, जो उनकी विमी को हर हाल में खुश रखेगा। बेटी की डोली विदा कर थके कदमों से घर के अंदर आती स्मिता सोच रही थी कि आज सही अर्थ में वो उस जिम्मेदारी से मुक्ति पा गई है जिसे निभाने की उसने वर्षों पूर्व प्रतिज्ञा की थी। भले ही उसने विमी को जन्म नहीं दिया, पर माँ के रूप में उसने हर दायित्व निभाने की कोशिश की है। दुनिया भले ही जो कहे या समझे, विमी उसकी अपनी ही पुत्री है। जो रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं वे कभी कमज़ोर नहीं होते। सच तो ये है, कभी कभी दिल के रिश्ते समय के साथ साथ खून के रिश्ते से भी ज़्यादा प्रगाढ़ होते जाते हैं तथा जीवन में इतना रंग भर देते हैं कि लगता ही नहीं है कि हमारे अपने अंश नहीं हैं। प्यार का हर रूप अप्रतिम और अनमोल है। वात्सल्य का तो कोई मोल ही नहीं है। अपने प्यार और वात्सल्य के द्वारा स्त्री एक निर्जीव वस्तु में भी जान डाल सकती है, उसे तराश कर एक अनमोल रूप दे सकती है। बस ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास उसने किया है। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी दिल के रिश्ते। सामाजिक मुद्दे पर लिखी गई ये कहानी उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।